हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली में एक मौत कहानी। दिल्ली में एक मौत कहानी जो है, जिनके लेखक कमलेश्वर हैं। और इस कहानी में हम लोग प्रारंभ करने से पहले कमलेश्वर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने कथा लेखन से साहित्यिक जीवन का शुभारंभ किया। ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। सारिका के संपादक के रूप में भी इन्होंने पर्याप्त ख्याति अर्जित की। फिल्मों से भी इनका संबंध रहा। आजकल दूरदर्शन से सक्रिय रूप इसमें जुड़े हुए हैं। इन्हें समांतर कहानी का ब्रह्मा कहा जाता है। याद रखना है कि कमलेश्वर को समांतर कहानी का ब्रह्मा कहा जाता है। इस शताब्दी के 8वें दशक में इन्होंने समांतर कहानी के नाम से एक नया आंदोलन आरंभ किया। इसमें शोषितों के शोषण के विरुद्ध स्वर सुनाई पड़ा। मार्क्सवादी दर्शन व चेतना शोषितों की व्यथा एवं विद्रोह को अभिव्यक्ति मिली। कमलेश्वर की कहानियों में व्यंग्य की चुटकी भी है, साथ ही करुणा की धारा भी। निम्न मध्य वित्त वर्ग के परिवारों की आर्थिक व्यवस्था, असहायता एवं जीवन यथार्थ की जीवंत अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में हुई है। रूढ़ियों के प्रति तिरस्कार एवं विद्रोह का स्वर भी यहाँ सुनाई पड़ता है। ये प्रगतिशील कथाकार हैं। इन्होंने कहानी को एक विश्वास माना है, जीवन का यथार्थ बोध माना है। ये एक ऐसे सही आदमी की कल्पना करते हैं जिसमें अच्छाई भी हो, बुराई भी हो, जो परंपरागत मूल्यों एवं आस्थाओं का उन्मूलन कर नवीन मूल्यों को स्वीकार करे और उसी के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे। उनके पास एक यथार्थ दृष्टि है। तमाम तनावों के बीच वे मूल्यों की खोज करते हैं। उनकी कहानियों के पात्र प्रेम या आर्थिक संघर्ष के कारण टूटते बिखरते दिखाई पड़ते हैं, परंतु अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रति भी वे जागरूक प्रतीत होते हैं। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, सोई हुई दिशाएं, बयान, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ इनके चर्चित कहानी संग्रह है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह क्या क्या है, तो राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, सोई हुई दिशाएं, बयान, जिंदा मुर्दे, मेरी प्रिय कहानियाँ इनके जो है कहानी संग्रह है। इनके अतिरिक्त एक सड़क, 57 गलियाँ, डाक बांग्ला, तीसरा आदम, समुद्र में खोया हुआ आदमी, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, नागमणि, आगामी अतीत आदि इनके ख्याति प्राप्त उपन्यास है। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास क्या क्या हो जाएंगे, तो एक सड़क, 57 गलियाँ, डाक बंगला, तीसरा आदम, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये सभी आगामी अतीत इनके ख्याति प्राप्त उपन्यास है। नई कहानी की भूमिका समीक्षा ग्रंथ है। अधूरी आवाज़, चारुलता नाटक है। और ये जो है अधूरी आवाज़ और चारुलता क्या है, ये नाटक है। खंडित यात्राएं हैं, यात्रा संस्मरण, मेरा हमदम मेरा दोस्त तथा अन्य संस्मरण समांतर। गर्दिश के दिन आदि संपादित पुस्तकें हैं। और ये जो एक पुस्तक भी संपादित की है जिनका नाम है गर्दिश के दिन। इनके अतिरिक्त नई कहानियाँ, सारिका, गंगा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। इनकी भाषा में संयम है। इनकी कहानियों में व्यंग्य और चुहल में भारी भाषा करुण एवं यथार्थ स्थिति को प्रभावशाली ढंग से उजागर करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। दिल्ली में एक मौत, और इस कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। ये जो कहानी है फ्रेंड्स, आपके झारखंड सचिवालय एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कहानी पढ़कर जाएंगे तो आपके एग्जाम पे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपको सही तरह से मालूम हो जाएंगे। और ये जो कहानी समाप्त करने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को भी देखेंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद इनसे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को कवर करेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते कहानी को। दिल्ली में एक मौत कि चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम है, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला लिया है। उसकी सनसनाहट दीवार के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहे हैं। ऊपर सरदार जी मूँछों पर फिक्सों
लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कोहरे में बसें दौड़ रही है। जूं जूं करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर होती जाती है। मोटर रिक्शे बेतहास भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछले गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियां सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है, पर कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकुड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए हैं, बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छड़ें हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। और तभी क्या होता है, सड़क पर देख रहा है लेखक कि ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। किसी मौत की खबर होगी, अखबार में छपा है। आज रात करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयाँ शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाए और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है। कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी है। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना। अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है, नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं सब यात्रा में जाने का बवाल ना खड़ा कर दे। मैं उसे फ़ौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चित हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंटी पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवान चंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटका लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में सबके साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जी से भड़भड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। आपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने उसे पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने। उसने वहीं से जवाब दिया तो लगे हाथों लपक कर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी सब यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा सब यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवानी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार की मुलाकात भर थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेज वासवानी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी है और होठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद है। गाउन पहने हुए ही वह निकली है और अपना जूड़ा बांध रही है। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डार्लिंग जरा मुझे पेस्ट देना प्लीज़। मुझे और राहत मिलती है। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रहे हैं। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवाचंद जी की कल मौत हो गई?
मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे न बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह कर चुका है। वह आगे कहता है बड़े आदमी थे दीवाचंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई हो तो अभी सब यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीन आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम ही बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 मशीनें मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवाचंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवाचंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकाल कर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था। शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात सब यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेज वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डार्लिंग? पहुँचना तो चाहिए। तुम ज़रा जल्दी से तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए। अतुल मुझसे पूछ रहा है शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा, शायद चला जाऊं। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूं और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधी मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब दे देता हूं, हाँ आ रही है। मैं जानता हूं कि वह इलेक्ट्रिक रोड से पानी गर्म कर रहा है, इसीलिए उसने यह पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे ऊपर पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भून कर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी है। वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और न उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अब भी घना है। सूरज की किरणें का पता नहीं है। कुचले छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेहड़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज़ की तरह वह प्लेटें सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नवंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यों मैं खड़े बाकी लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रोजगारी की खनक यहाँ तक आती है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी ने जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नोट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रश से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके साथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वह मुझसे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को, वह पूछ रहा है कि वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर लिवाया? उधर खान मार्केट में, बहुत अच्छी सिला है। टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है, इंग्लिश बहुत अच्छी फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। नम और सर्द सुबह में उनका रूप और भी निखर आया है। सरदार जी धीरे से मवानी को आंख का इशारा करके सीटी बजाने लगते हैं। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ एक आदमी है, 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल है। मिसेज वासवानी जूड़े से फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाए, वासवानी मुझे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं?
आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब सब यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाली दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती है। मिसेज वासवानी और वे तीनों लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दास्ताने उन्हें दे रहे हैं या दिखा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलता है और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है और उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब न जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवाचंद की सब यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत टूट रही है, पर मन में कहीं सब यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुंचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवानंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हज़ारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुँच चुका हूँ। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयाँ शमशान भूमि है और जैसे अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतें की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने की वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जोड़े के स्टाइल अलग अलग हैं। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ कर कोहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतें के लाल लाल होठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर चबने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ सबके इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रें का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह पैनी मिसेज को आँख के इशारे से सबके पास जाने को कह रहा है कि एक और के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं। सबका मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही है। सोफ खाली होकर कारों के पास खड़े सिगरेट पी रही हैं और सोफ जो है खाली होकर कारों के पास खड़े सिगरेट पी रही हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब से रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतें ने रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ें आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियां जलाकर सबके सिरहाने रख दी है। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतें के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब सबको भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। सोफरों ने सिगरेटें या तो पीली है या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात है। सब अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं।
कोहरा अभी भी घना है, सड़क से बसें गुजर रही है और मिसेज बासवानी कह रही है, प्रमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगी ना डियर, कार आ जाएगी, ठीक है ना। वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता, लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाऊं या अब एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले लूं। आखिर मौत तो हुई ही है और मैं सब यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। यहीं से फ्रेंड्स ये जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, जिनके लेखक कमलेश्वर हैं, यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाता है। समापन कहाँ से होता है कि जब शव जला दिया गया है तो सब बहाना बनाकर आज की कह रहे हैं लेखक कि आज की छुट्टी ले लो, आखिर मौत तो हुई है और सब यात्रा में शामिल भी हुआ हूँ। यहीं से कहानी का अंत होता है। अब जो इस कहानी से फ्रेंड्स परीक्षा कॉर्नर के तहत जो ऑनलाइनर जी के क्वेश्चन है उन सभी को देख लेते हैं कि इस कहानी का प्रकाशन जो कब हुआ, यानी इस कहानी कब का है, तो 1954 के आसपास लिखी गई है। ये जो कहानी है दिल्ली में एक मौत, यह कब लिखी गई है, तो 1954 के आसपास लिखी गई है। दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है, तो यह एक कहानी है। दिल्ली में एक मौत क्या है, तो कहानी है। दिल्ली में एक मौत किनकी कहानी है, तो कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था, 6 जनवरी 1932 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है उनका जन्म, उत्तर प्रदेश में। कमलेश्वर जो है यह किस युग के कहानीकार है, तो प्रेमचंद उत्तर युग के कहानीकार है। दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है, तो महानगर का चित्रित हुआ है वर्णन। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहा, तो प्रमीला के घर। सेठ दीवान चंद की मौत किस अस्पताल में हुए थे, तो इरविन अस्पताल में। इरविन अस्पताल में सेठ दीवान चंद का मौत हो गया था। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनु के किस भावना को इंगित किया है, तो संवेदनहीनता। ये जो दिल्ली में एक मौत कहानी है तो इसमें लेखक ने मनुष्य के किस भावना को इंगित किया है, तो संवेदनहीनता को व्यक्त किया है। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है, तो बस में खड़े यात्री। दिल्ली में जो एक मौत कहानी है इसमें लेखक ने कहा है कि सूचियों पर लटके ईसा, इसका मतलब है बस में खड़े यात्री को तुलना किया गया है। कहानी के अनुसार सब यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी, तो आर्य समाज रोड। सबका दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा, तो पंचकुइया शमशान भूमि पर। सबका जो दाह संस्कार कहाँ किया गया है, तो पंचकुइया शमशान भूमि पर। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश करा रहा है, तो अतुल भवानी करा रहा है। अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है, तो आयरन मांगने आता है। आयरन मांगने लेखक के पास कौन आता है, अतुल भवानी। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है, तो मक्खन लाने के लिए। लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए जब वह बाजार जा रहा था, तो धर्मा तो सिगरेट लेने के लिए। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था, तो खान मार्केट में। याद रखना है कि दिल्ली में एक मौत जो कहानी है इसमें खान मार्केट का वर्णन किया गया है और यहीं से सूट बनवाया जाता है। अतुल भवानी यहीं से अपना सूट बनवाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि लेखक किस वजह से सब यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो सर्दी की वजह से। सबके पीछे 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां आदमी कौन थे, तो 7वां आदमी जो है वह लेखक थे। कहानी दिल्ली की एक मौत में महानगर की व्यस्त एवं आत्मकेंद्रित जिंदगी का सजीव चित्रण दिखाई देता है। इस कहानी में लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। कहानी थोड़ी व्यापक सामाजिक समक्ति वाली सहानुभूतिपूर्वक मानवीय भाव संपदा के विलोपन और क्षरण की मार्मिक कथा सुनाने वाली रचना है। तो यह जो कहानी है फ्रेंड्स, यह सहानुभूतिपूर्वक मानवीय भाव संपदा विलोपन और क्षरण की मार्मिक कथा सुनाने वाली रचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑनलाइनर क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। तो इस कहानी से दिल्ली में एक मौत कहानी से करीब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समाप्त कर देते हैं ताकि हमारा एक ही वीडियो पर
दिल्ली में एक मौत कहानी से जितने सारे भी थ्योरी क्लास, ऑनलाइन क्लास और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। हमारा पहला सवाल है, दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है? तो दिल्ली में एक मौत यह जो है एक कहानी है। क्या है? दिल्ली में एक मौत एक कहानी है। दिल्ली में एक मौत किनकी कहानी है? तो कमलेश्वर की। दिल्ली में एक मौत कहानी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। इनके लेखक कमलेश्वर है। अगला सवाल है, कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है? तो दिल्ली में एक मौत कहानी के लिए कमलेश्वर है, तो कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है? तो 6 जनवरी 1932 ईस्वी को। 6 जनवरी 1932 ईस्वी को कमलेश्वर का जन्म हुआ है। कमलेश्वर का जन्म किस स्थान पर हुआ है, यानी किस प्रदेश में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? तो कमलेश्वर प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी में है, दिल्ली में जो एक मौत है यह कहानी, तो इसमें क्या है? किस पर आधारित यह कहानी है? बैंक की चुटकी, करुणा की अश्रुधारा, या दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी इसमें जो बैंक की चुटकी है और करुणा की अश्रुधारा है, यह एक व्यंग पर कहानी है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर व्यंग किया गया है। जो कि सब यात्रा पर जाते हैं लोग और उसी पर व्यंग किया गया है, तो यह हो जाएंगे कि व्यंग पर एक चुटकी है और करुणा की अश्रुधारा, यानी 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ है? तो महानगर का चित्रित हुआ है। दीवाचंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी थी? तो कारों की जो है लंबी लाइनें लगी थी। लेकिन ये कारों की लाइनें कहाँ लगी थी? तो दीवाचंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी थी? तो कारों की। सेठ दीवाचंद क्या थे? तो सेठ जो दीवाचंद है वह एक करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। दीवाचंद करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहा है? तो प्रेमिला के घर चलने को कहा है। किसने? तो वासवानी की पत्नी ने वासवानी को कहा है प्रेमिला के घर जाने को। लेखक ने अखबार में किसके मौत की खबर पढ़ी थी? तो सेठ दीवाचंद की। सेठ दीवानचंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो सेठ दीवाचंद जो है वह शरीफ एवं दुनियादार के व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? सेठ दीवानचंद जो है वह कहाँ के बिजनेसमैन थे? तो करोल बाग के। सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हुई है? तो सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हुई थी। अगला सवाल, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक ने मनु के किस भावना को इंगित किया है? तो संवेदनहीनता को। दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सब यात्रा निकालने कितने बजे निर्धारित किया गया है? तो इसका जो निर्धारित किया गया फ्रेंड्स 9 बजे, लेकिन सर्दी की वजह से 10 बज जाते हैं सब यात्रा को निकालने में। दिल्ली में एक मौत कहानी में सूचियों पर लटके ईसा से लेखक का क्या मतलब है? तो इससे लेखक का मतलब है बस में खड़े यात्री। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बस में खड़े यात्री। धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा है? धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा है? तो वर्दी वाला कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्दी वाला कंडक्टर। कहानी के अनुसार सब यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज रोड। सबका दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? तो सबका दाह संस्कार पंचकुइया शमशान भूमि पर किया जाएगा। याद रखना है, पंचकुइया शमशान भूमि। लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पॉलिश कर रहा है? तो अतुल भवानी। अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आते हैं? तो आयरन मांगने के लिए आते हैं। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? तो मक्खन लाने के लिए जा रहा है। सरदार जी का जो नौकर है धर्मा, वह बाजार क्यों जा रहा है? तो मक्खन लाने के लिए जा रहा है। लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? तो सिगरेट लाने के लिए पैसे दिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अतुल भवानी ने सूट कहाँ सिलवाया था? तो अतुल भवानी जो है वह सूट खान मार्केट से सिलवाया था। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह कहानी से ही संबंधित है, चाहे वह ऑनलाइन क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी कहानी से रिलेटेड होते हैं। अगर आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अच्छी तरह सुन लेंगे, तो एक भी सवाल आपके एग्जाम पे नहीं छूटेंगे। अगला सवाल है, लेखक का दीवानचंद से किस संबंधी से खासी जान पहचान था? तो लड़के से, क्योंकि लेखक का जो है दीवानचंद के लड़के से खास जान पहचान था। लेखक किस तरह से सब यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? लेखक जो है सब यात्रा में किस कारण से शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्दी की वजह से। सर्दी की वजह से वह हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल फ्रेंड्स, कि सब के पीछे
सबके पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे हैं। 7वां आदमी कौन था? तो 7वां आदमी जो है वह लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लेखक। 7वां आदमी लेखक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। और इस कहानी के ये सारे क्लास के कहानी के जो PDF है फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड श्री 99 पर PDF को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आप फिर बाद में कहानी को और ऑनलाइन क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से PDF आसानी से प्राप्त कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।